नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस जोन में। आज की हम अपनी क्लास में कल की क्लास में हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को कराया था। आसान शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की थी और हमने कल की क्लास में बता दिया था कि हम इस सिद्धांत से संबंधित 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, वो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। और ठीक है, अब हम अपनी बिना देरी के हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सारे हमारे जो प्रश्न होंगे ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत से ही संबंधित होंगे। और मेरी पूरी आशा है कि इन सभी क्वेश्चन से, इस थ्योरी से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप सही से इस क्लास को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर सिद्धांत को मैंने आसान उदाहरणों से समझाया था क्लास में, और परीक्षा में जो पूछे जाने वाले पॉइंट्स के साथ भी समझाया था। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हुए हैं। ठीक है। आज चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारा प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ए, परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, सुदृढ़ीकरण या पुनर्वनन योजनाएं, स्कीमा। तो इसका सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत ही किस पर आधारित है। उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को क्या बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया। क्या सबसे महत्वपूर्ण बताया है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ बातचीत करके सीखता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको माना है? समाज को और संस्कृति को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप क्या है। यानी ZPD की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देख लेते हैं कौन सा ठीक है इसमें। ए है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। हिंदी में इसको बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या है? यह वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा बिना मदद के जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर है। ठीक है। क्या है ये? यानी जहाँ पर जो बच्चा, अब जैसे ये हमारा, ये मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये वह है जिससे वो खुद से कर सकता है। ठीक है, खुद से कर सकता है। और ये है वो किसी की मदद से कर सकता है। तो इसके बीच वाला जो अंतर है, यही हमारा क्या है? ZPD। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्पररी सपोर्ट को क्या कहा जाता है। बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। ए, आत्मसातीकरण, बी, ढांचा, पाड़ या स्कैफोल्डिंग, सी, समायोजन, डी, कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर है, बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या है? वयस्कों या अधिक ज्ञानी साथी, अज्ञानी साथी को क्या कहा गया है? MKO। MKO का मतलब क्या होता है? MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल पर्सन, मतलब जो ज़्यादा जानता है। ठीक है। मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा दी जाने वाली सहायता या संकेत को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
निजी वाक या निजभाष, जिसको बोला जाता है प्राइवेट स्पीच, की अवधारणा किसने दी है? देखिए हमने अपनी क्लास में इसके बारे में एकदम अच्छे से बताया है कि निजी वाक, निज भाषा या प्राइवेट स्पीच। अब ये जब हमको पता है कि पूरी क्लास आज हमारी किस पर है, वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर ही है, तो ये अवधारणा किसके ने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो जो टर्म बताई गई है उससे संबंधित जो है, जो भी मनोवैज्ञानिक ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें आया प्राइवेट स्पीच, इसको निजी वाक भी कहा जाता है, निज भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसने अवधारणा दी है? लेव वाइगोत्स्की ने। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब निजी वाक होता क्या है? बच्चे खुद को निर्देशित करने और सोचने के लिए जब खुद से बोल कर बात करते हैं, तो इसे वाइगोत्स्की ने कहा है प्राइवेट स्पीच। क्या कहा है? प्राइवेट स्पीच। यानी जब बच्चा खुद से ज़ोर से बोल कर बात करता है तो इसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक यानी जो प्राइवेट स्पीच है बच्चों की किस में मदद करता है? ये जो प्राइवेट स्पीच है यानी आपस में नहीं, जो अपने मतलब ज़ोर से अपने आप से बात करता है बच्चा, तो वो बच्चों की किस चीज़ में मदद करता है? आत्मनियंत्रण और स्वनियमन में, अहंकार केंद्रिता प्रदर्शित करने में, दूसरों को परेशान करने में, भाषा में सुधार न करने में। तो किस में मदद करेगा? ये बच्चों को मदद करेगा आत्मनियंत्रण और स्वनियमन में। आत्मनियंत्रण और स्वनियमन में। देखिए, अब देखिए एक चीज़ देखेंगे इसमें, ये जो है, देखिए प्याजे ने जो है ना, इसी को, ये जो निज भाषा है, इसी प्याजे इसे कहते हैं अहम केंद्रिक यानी ईगोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? अहम केंद्रिक मानते थे। लेकिन इसी को वाइगोत्स्की ने क्या माना है? यह बच्चों के अपने व्यवहार और सोचने की दिशा में देने में मदद करता है। ठीक है, यार ये कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है। यानी प्याजे ने क्या माना? अगर बच्चा अपने आप से ही जोर से या मन ही मन में बात करता है, प्याजे ने इसको क्या कहा है? प्याजे ने इसको कहा है अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक भाषा, और वाइगोत्स्की ने इसी को कहा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अभी ये हमने बताया था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में MKO का क्या अर्थ है? MKO देख लेते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोस्ट नॉलेजेबल ऑफिसर, मोर नॉन ऑब्जेक्टिव, मास्टर नॉलेज ऑब्जर्वर। तो इसका सही आंसर है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो MKO का क्या मतलब है? मोर नॉलेजेबल अदर, अब यानी अधिक ज्ञानी व्यक्ति, यानी अधिक ज्ञानी अन्य। अब देखिए समझ के, वह व्यक्ति, अब वो व्यक्ति टीचर भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, किसी के फ्रेंड भी हो सकता है, ये कंप्यूटर भी। अब कंप्यूटर तो होगा ही अपने आप से ज़्यादा ज्ञानी। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से एकदम डाटा निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ही ज्ञानी है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया भी मनुष्य ने ही है। ठीक है, वह व्यक्ति, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, होता है जिसे सीखने वाले की तुलना में उस विषय का अधिक ज्ञान होता है। तो MKO कौन है? सीखने, यानी सीखने वाले की तुलना में उस विषय का अधिक ज्ञान हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए ये भी मैंने अपनी कल की क्लास में एकदम अच्छे से बताया है कि सहयोगात्मक अधिगम, जिसको कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, का आधार किस सिद्धांतकार की सोच पर टिका है? जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, जॉन वुई वॉटसन। तो इसका सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। क्या है सही आंसर? लेव वाइगोत्स्की। अब देखिए ये होता क्या है सहयोगात्मक अधिगम? सहयोगात्मक अधिगम क्या है? वाइगोत्स्की साथियों के समूह मिलाकर यानी समूह में सीखने पर जोर देते हैं। तो सहयोगात्मक होता है यानी समूह में सीखना। जब बच्चे क्या है खुद से ही छोटे छोटे ग्रुप्स या समूह बनाकर सीखते हैं, तो इसी को कहा जाता है सहयोगात्मक अधिगम। यानी उस समूह में बैठकर जो है एक साथ वो काम करना सीखते हैं। ठीक है, उनके अंदर सहयोग की भावना आती है, इसी को उन्होंने कहा है सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसके संबंध में? भाषा और विचार के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देख लेते हैं। भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। विचार पहले आता है और भाषा बाद में। भाषा और विचार का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। भाषा पूरी तरह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर है भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार लगभग 3 वर्ष की उम्र तक भाषा और विचार दो अलग अलग धाराएं होती है। यानी 3 वर्ष तक, यानी जो यानी शैशव अवस्था तक जो होती हैं, ये भाषा और विचार क्या है, दो अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन बाद में क्या होती है, ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने में संस्कृति का क्या कार्य है? संस्कृति यानी कल्चर, कि बच्चों के सीखने में संस्कृति का क्या कार्य है? अब देख लेते हैं। यह केवल मनोरंजन का साधन है। यह अधिगम और विकास को दिशा व उपकरण प्रदान करती है। यह सीखने में बाधा डालती है। इसका कोई योगदान नहीं होता। तो इसका सही आंसर है, यह अधिगम और विकास को दिशा व उपकरण प्रदान करती है। बच्चों के सीखने में संस्कृति का क्या कार्य होगा? यह अधिगम और विकास को दिशा प्रदान करती है। अब देखिए, संस्कृति क्या है? संस्कृति का क्या मतलब है कि बच्चा जिस समाज में रहता है वहाँ के वो रीति रिवाज सीखता है, वहाँ की भाषा सीखेगा, वहाँ की परंपरा सीखता है, और वहाँ के जो लोगों का जो ज्ञान होता है, उनके काम करने के तरीके हैं, वो सब कुछ सीखता है। यानी संस्कृति क्या है? संस्कृति से हमें समाज क्या है, हमें भाषा, ज्ञान, मूल्य और सोचने का तरीका देता है, और वही क्या होती है? संस्कृति है। तो संस्कृति का काम क्या होगा? यह अधिगम और विकास को दिशा व उपकरण प्रदान करती है। ठीक है, भाषा, कैलकुलेटर और मानचित्र लेखन आदि सांस्कृतिक उपकरण हैं। ये क्या करेंगे? चिंतन को हमारे आकार देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका किसी गणितीय समस्या को हल करने में छात्र को थोड़े से संकेत और इशारे देती है। यानी कोई टीचर है, अब कोई गणित की प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने में छात्रों को क्या थोड़े थोड़े क्या देती है? हिंट्स देती है और इशारे देती है। अब वाइगोस्की के अनुसार वह क्या कर रही है? सुदृढ़ीकरण, स्कैफोल्डिंग, प्रत्यक्ष निर्देश, दंड देना। अब देखिए, इसका क्या सही आंसर क्या है इसका? बताइए। स्कैफोल्डिंग क्या, यानी वो क्या कर रही है? बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्या दे रही है? वो हेल्प दे रही है, यानी अस्थायी क्या दे रही है? सहायता दे रही है। इसी को क्या बोले हैं वाइगोस्की? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, देखिए, आवश्यकता अनुसार संकेत, इशारे या आधा समाधान देना स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग की अवधारणा किसके सिद्धांत पर आधारित है? V.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा ही हमारी अवधारणा क्या है, पूरा जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं वाइगोस्की का पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो बस हमको ध्यान क्या रखना है? हमको ध्यान रखनी है जो टर्म्स इसमें आ रही हैं, इनको ध्यान रखना है कि ये टर्म्स क्या हैं और ये किसके द्वारा दी गई है, इसी को हमको ध्यान रखना है। तो पारस्परिक शिक्षण हो गया, सहयोगात्मक अधिगम हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया, ZPD हो गया, MKO हो गया, यानी और जो प्राइवेट जो स्पीच है वो चीज़, ये सारी हमको टर्म्स याद करनी है, ध्यान रखना है कि ये क्या कह रही हैं और ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई हैं, ये चीज़ें याद करने की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? किसका? संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अंतःक्रिया, मानसिक योजनाओं का समावेशन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मक।
अब देखिए वाइगोस्की है अब जो है वाइगोस्की ने तो क्या है संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण किसको माना है? सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने क्या मानी है? सामाजिक अंतःक्रिया को, सोशल इंटरएक्शन को सबसे ज़रूरी उन्होंने माना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किससे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। जब वो समाज में क्या करता है? बातचीत करता है, एक दूसरे से क्या है? संपर्क बढ़ाता है, इसी को उसने क्या कहा है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बच्चे अपने सहपाठियों के समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? यानी जो साथ क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, या स्कूल मेट्स होते हैं, उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनके वो एक्टिव मेंबर कब बनते हैं? कौन सी एज होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो वो कौन सी एज होती है? किशोरावस्था। कौन सी एज होती है? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में क्या है? बच्चे अपने सहपाठियों के समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको सीधे हम आंसर लगा रहे हैं और हम अपने आगे क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? व्यक्ति के दिमाग के अंदर अलग थलग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा गतिविधियों में, केवल जैविक परिपक्वता के माध्यम से, केवल शिक्षकों के व्याख्यान से। तो नाम ही है कि सामाजिक सांस्कृतिक है, तो इसका मतलब क्या होगा? समाज में रहकर होगा, संस्कृति यानी हमारी संस्कृति के द्वारा होगा, समाज के द्वारा होगा। तो और ये कब होगा? कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा हमारी गतिविधि होगी। तो ज्ञान का निर्माण भी ऐसे ही होगा कि समाज में अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन से। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन कब होगा? जब लोगों के बीच में जाकर हम उनसे क्या करेंगे? बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, तभी तो होगा ना सामाजिक सांस्कृतिक जो सामाजिक विकास है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण का उदाहरण है? जो इनका सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, तो इसमें उदाहरण पूछा है, कौन सा है? रटकर याद करना, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, सहयोगात्मक सहभागी अधिगम, केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना। तो इसका सही आंसर है सहयोगात्मक सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण का ये उदाहरण है। ठीक है, सहयोगात्मक सहभागी अधिगम, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि बच्चे जब ग्रुप में सीखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यानी समूह में काम करना वाइगोत्स्की की विचारधारा के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक यानी इनर स्पीच क्या है? बिना आवाज़ के मन ही मन सोचना और संवाद करना, ज़ोर ज़ोर से दूसरों से बात करना, हकलाना, तुतलाकर बोलना। तो इसका सही आंसर है ए, यानी बिना आवाज़ के मन ही मन सोचना और संवाद करना, आंतरिक। ठीक है, इनर स्पीच का क्या मतलब होता है? जब भी कोई व्यक्ति मन ही मन सोचेगा और मन ही मन क्या बात करता है तो वो क्या कहलाती है? इनर स्पीच। यानी मन के अंदर ही बोल देते हैं कि ये तो बैठा हुआ मन ही मन में बोल रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, यानी मन ही मन सोचते हैं जब हम। लगभग 7 वर्ष की आयु में प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे शांत चिंतन या आंतरिक वाक में बदल जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है अधिगम। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और पूरी थ्योरी इसी पर बेस्ड है। ये बार बार ये थ्योरी ये चीज़ बोल रही है, इजीली इसका आंसर आप कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि। इसका सही आंसर है अधिगम। क्या माना है? क्या है ये? एक सामाजिक गतिविधि। क्या है ये कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा प्रदान करने की एक सही तकनीक है?
छात्रों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए कहना और कोई मदद ना देना, ये बिल्कुल गलत है। आधा हल किया हुआ उदाहरण प्रस्तुत करना, सही उत्तर देने पर चॉकलेट देना, गलती करने पर डांटना। तो इसका सही आंसर होगा आधा हल किया हुआ उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका फोल्डिंग क्या मतलब है, यानी उसमें थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी सहायता दी जाती है, थोड़ा सा हिंट दिया जाता है। तो इसमें बताया कि आधा हल किया, यानी आधा हमने हल करके उसको दे दिया और उसके सामने क्या है, कुछ उदाहरण दे दिए, फिर बच्चे को करने को दिया जाता है, यानी हमने थोड़ा सा उसको हिंट दे दिया, थोड़ी सी क्या हमने उसको बच्चे को हेल्प दे दी है, यही कहलाता है इसके फोल्डिंग। तो उदाहरण भी हमारा टेक्निक भी हमारी कौन सी, यही ठीक होगी। छात्र को स्वयं उत्तर खोजने के लिए कहना, मदद करना, ये नहीं होगा। सही उत्तर पर चॉकलेट देना, ये बिल्कुल नहीं होगा। और गलती करने पर डांटना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है 19, प्रश्न नंबर 19। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बीच मुख्य अंतर किस विषय पर है। अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आया है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बीच मुख्य अंतर किस विषय पर है। भाषा और चिंतन के संबंध पर, बच्चों को सक्रिय रूप में देखने पर, ज्ञान की संरचना पर, विकास की प्रक्रिया पर। तो इसका सही आंसर होगा भाषा और चिंतन के संबंध पर। ठीक है, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में सबसे बड़ा अंतर किस बात पर है, भाषा पर और चिंतन के संबंध पर। अब देख लेते हैं कैसे। देखिए पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि विचार जो है भाषा से पहले आता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पियाजे क्या मानना है कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा है जो है चिंतन को आकार देती है। वो कह रहे हैं कि विचार क्या है, भाषा से पहले आता है, यानी विचार पहले आता है, भाषा क्या आती है, बाद में आती है। लेकिन वाइगोस्की कह रहे हैं कि भाषा ही क्या है, चिंतन को आकार देती है। ठीक है, भाषा ही क्या है, हमारे सोचना समझने के तरीकों को डिफाइन कर, मतलब क्या करती है, डिसाइड करती है, वही उसको शेप देती है कि किस तरीके से क्या है हमारे विचार, किस तरीके से हमारा चिंतन चलेगा, किस रूप में चलेगा, वो आकार कौन दे रही है, वो भाषा ही दे रही है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, पुरस्कार के लालच में, दंड के भय में। तो इसका सही आंसर है साथियों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके। ये तो इसका सीधा आंसर है। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि बच्चे किस तरह सीखते हैं, साथी और वयस्कों के साथ इंटरेक्शन करके। ठीक है, इसको क्या है, इसको जो है वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, पेयर लर्निंग, यानी साथी और समवयस्कों के साथ लर्निंग जो होगी साथ में, वाइगोस्की के सिद्धांत का मुख्य स्तंभ है। ये भी ध्यान रखेंगे, पेयर लर्निंग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जब बच्चे किसी समस्या को हल करने में अटक जाते हैं तो शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फेडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग, सुदृढ़ीकरण, ढलना यानी शेपिंग, अनुकूलन। यानी जब बच्चा क्या है किसी समस्या को अगर हल कर रहा है, वो क्या है अटक जाता है, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर के द्वारा दी जाने वाली सहायता जो है, यानी जो हेल्प दी जा रही थी, यानी जो हिंट दिया जा रहा था, उसको क्या है धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। तो इसको कहा जाता है, देखिए हमारा प्रश्न नंबर 21 है। जब बच्चे किसी समस्या को हल करने में अटक जाते हैं तो शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या मतलब है इसका, कि यानी बच्चा है किसी समस्या को हल करने के लिए दी है, लेकिन वो क्या है उसको करते हुए अटक गए हैं कहीं बीच में बच्चे जो हैं। तो अब क्या करेंगे टीचर, तो टीचर जो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे थे, अब क्या करेंगे, हिंट की मात्रा जो है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। तो ये पूछा है, ये धीरे धीरे कम करने वाला जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है। फेडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग, सुदृढ़ीकरण, ढलना, अनुकूलन। तो इसका सही आंसर होगा फेडिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र होता है, दी जाने वाली जो मदद है यानी जो स्कैफोल्डिंग है धीरे धीरे हटाई जाती है, इसी को कहा जाता है फेडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है
सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स शब्द का प्रयोग किसके सिद्धांत में प्रमुखता से हुआ है? अब देखिए सांस्कृतिक उपकरण, ये ध्यान रखेंगे। कल्चरल टूल्स शब्द का प्रयोग किसके सिद्धांत में हुआ है? किसके हुआ है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो इसका सही आंसर क्या है? लेव वाइगोस्की। क्या आंसर है? लेव वाइगोस्की। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। प्रश्न नंबर 23 है, वाइगोस्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता किसके द्वारा आती है? आनुवंशिकता से, समाज द्वारा प्रदान किए गए पाठ यानी स्कैफोल्डिंग और ZPD से, जैविक परिपक्वता से, शारीरिक वृद्धि से। तो इसका सही आंसर है समाज द्वारा प्रदान किए गए पाठ यानी स्कैफोल्डिंग और ZPD से। तो विकास की प्रक्रिया में गतिशीलता किससे आएगी? किससे आएगी? ये जो समाज द्वारा दिया गया जो स्कैफोल्डिंग मतलब अस्थायी सहायता, और ZPD से। ठीक है, सामाजिक समर्थन बालक के वर्तमान स्तर को संभावित स्तर तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के पिता किसे माना जाता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोस्की। सामाजिक रचनावाद के पिता किसको माना जाता है? लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में जहाँ छात्र समूह में काम करते हैं और आपस में चर्चा करके अवधारणाएं सीखते हैं, वह किस उपागम का अनुसरण कर रही है? यानी एक कक्षा में जहाँ छात्र जो है समूह में काम करते हैं और आपस में चर्चा करके क्या है सीख रहे हैं, यानी जो नई नई अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स बन रही हैं उनको सीख रहे हैं। तो जो क्लास में जो टीचर हैं वो इसमें किस उपागम का अनुसरण कर रही हैं? व्यवहारवादी उपागम, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम या सूचना प्रक्रमण उपागम। तो इसका सही आंसर है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की विकास यात्रा में भाषा के विकास के 3 चरण कौन से हैं? यानी वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है कि जब बच्चे की जो विकास की यात्रा है उसमें भाषा के 3 चरण कौन से हैं? सामाजिक वाक, निजी वाक, आंतरिक वाक। आंतरिक वाक, निजी वाक, सामाजिक वाक, सांकेतिक वाक, लिखित वाक, मौखिक वाक, केवल मौखिक वाक और लिखित वाक। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक वाक, निजी वाक, आंतरिक वाक। यानी अब देख ले, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक वाक मतलब सोशल स्पीच, ये कितनी एज में होती है? 2 वर्ष तक। अब सामाजिक वाक का मतलब होता है जब बच्चा क्या है दूसरों से बात करता है, यानी भाषा का जो यूज़ है बच्चा दूसरों से बात करने के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो गया? सोशल स्पीच। एक है प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच मतलब निजी वाक। अब निजी वाक क्या होगी कि जो बच्चा अपने आप से बात करता है ना, जब बच्चा क्या अपने आप से बोल बोल कर बात कर रहा है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी? प्राइवेट स्पीच। और लास्ट में है साइलेंट इनर स्पीच यानी आंतरिक वाच। इसको क्या कहा गया है? साइलेंट इनर स्पीच। इसमें क्या करेगा बच्चा? मन ही मन सोचता है, अब वो जोर से नहीं बोलता है। जैसे निजी वाक जो थी उसमें क्या बच्चा है बातें वो अपने आप से कर रहा था, लेकिन क्या थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल के कर रहा था। इसमें क्या हो जाएगा? आंतरिक में क्या है? बिल्कुल बच्चा अब मन ही मन सोचता है, मन ही मन सोचता है। ठीक है, ज़ोर से बात नहीं करता है। तो समझ में आया? सामाजिक वाक हो गई यानी जो दूसरों से बातचीत होती है, और प्राइवेट हो गई जो अपने आप से होती है ज़ोर से बोलकर, और इनर जो हो गई है यानी जो आंतरिक वाक है वो हो गई है जो बच्चा मन ही मन सोचता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ZPD के संदर्भ में वास्तविक विकास का स्तर, एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्या दर्शाता है? वास्तविक विकास का स्तर, देखिए, वह कार्य जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है, वह कार्य जो बच्चा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकता है, वह कार्य जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर मतलब है वह कार्य जो बच्चा बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से यानी वो खुद से कर सकता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार गलत है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही है ये। संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल ठीक है। बच्चा पूर्णतः एकांत में और बिना किसी सामाजिक संपर्क के सर्वोत्तम सीखता है। विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, बच्चा पूर्णतः एकांत में और बिना किसी सामाजिक संपर्क के सर्वोत्तम सीखता है। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या है? बिल्कुल गलत है। बच्चा बिल्कुल भी एकांत में और बिना सामाजिक संपर्क के नहीं सीखता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने तो कहा ही है कि जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 29 है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास के बीच क्या संबंध है? विकास हमेशा अधिगम से आगे रहता है। अधिगम की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से आगे चलती है। अधिगम और विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक समान दर से चलते हैं। तो अधिगम और विकास के बीच क्या संबंध बताया है? बताया है कि अधिगम की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से आगे चलती है। ठीक है। तो वाइगोत्स्की क्या बता रहे हैं? अधिगम और विकास के बीच मुख्य संबंध बता रहे हैं कि जो अधिगम की यानी जो लर्निंग की प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया से आगे चलती है। देखिए वाइगोत्स्की का मानना था कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, मतलब अधिगम जो है विकास को आगे ले जाता है। वो क्या कह रहे हैं कि अधिगम जो है वो विकास को आगे ले जाता है। तो जो अधिगम जो प्रक्रिया है विकास से क्या है? आगे चलती है। ठीक है। हमारा ये प्रश्न नंबर 30 है और ये आज की हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा निर्माण यानी इसके फोल्डिंग की विशेषता क्या है? यह एक स्थिर और स्थायी सहायता है। यह बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील होती है। यह केवल लिखित रूप में दी जाती है। यह केवल शिक्षकों द्वारा ही दी जा सकती है, सहपाठियों द्वारा नहीं। तो बताइए क्या सही है? तो इसके फोल्डिंग क्या होगा? यह बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील होती है, यानी बच्चों की जितनी आवश्यकता होती है, बच्चे की जितनी क्षमता होती है, उसी के अनुसार क्या है? ये इसके फोल्डिंग दिया जाता है। ठीक है। तो हमारी क्लास के आज के सारे प्रश्न क्या है? यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज हमने अपनी क्लास में वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या है? आसान तरीके से समझा है और इनको हल किया है। ठीक है। तो अब हम क्या है अपने कल की जो क्लास है, कल की क्लास में हम जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो कल हम पढ़ाएंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। पियाजे का संज्ञानात्मक, कल की क्लास में हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेकर आएंगे। ठीक है। और अगर आपको हमारी ये क्लास आज की उपयोगी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। धन्यवाद।